स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, दुबई के अंदर COP28 दैट इज यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और क्योंकि ये 28th सेशन था इसीलिए इसको COP28 बोला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो फाइनली समाप्त हो गया है। लेकिन यहां पर हम सबके लिए जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत ने कई सारी चीजें प्रपोज की थी और कहा था कि ये चीजें होनी चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी किया गया है। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो जो एक ठोस कदम लेना चाहिए दुनिया को, वो शायद नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर क्या क्या चीजें हुई, क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या निकलकर सामने आया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, तो हमारा SIP प्लस का जो प्रोग्राम है वो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरी फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो, पूरी तैयारी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो ये वाला हमारा बैच 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ले सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई सारे जो एग्जाम्स हैं, जैसे IB का हो गया, CSIR हो गया, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हिस्टोरिक मूव बताया जा रहा है क्योंकि पहली बार, मैं आपको बता दूं, 200 देशों से ज्यादा की जो पूरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, कॉन्फ्रेंस होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, पहली बार यहां पर फॉसिल फ्यूल को लेकर डील हुआ है। मतलब कि जो फ्रेमवर्क साइन किया गया है दुबई डिक्लेरेशन, उसके अंदर पहली बार फॉसिल फ्यूल को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि अभी तक उसकी चर्चा भी नहीं होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है, क्योंकि दुबई एक ऐसा देश है जहां पर कई सारा क्रूड ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है वहां से, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी उसी से निकलता है, आपको पता है। तो वहां पर यह एग्रीमेंट होना, फ्रेमवर्क निकलना, अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आया है। देखो, जब से ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग स्टार्ट हुई है, पिछले 3 दशकों से, पिछले 30 वर्षों से अगर आप देखोगे तो हर कॉन्फ्रेंस में जो फॉसिल फ्यूल है उसकी चर्चा नहीं होती थी। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया गया था, कोई भी ऐसा डील नहीं हुआ था जहां पर फॉसिल फ्यूल को लेकर चीजें की गई हों। पहली बार यहां पर हुआ है कि फॉसिल फ्यूल को लेकर एग्रीमेंट के अंदर साइन किया गया है, और यह कहा गया है कि जो फॉसिल फ्यूल है, मतलब कि कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये जितनी भी चीजें होती है ना, उसका जो रोक है हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे उसको फेज आउट करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज इसमें समझने की जरूरत है कि COP28 में भारत ने भी यहां पर कहा था कि हमें सिर्फ कोयला के ऊपर फोकस नहीं करना है। देखो, क्या है ना कि कई देश ऐसे हैं जो चाहते थे, भारत के ऊपर स्पेशली प्रेशर बनाया जाता था कि कोयले का जो यूज है उसको धीरे धीरे कम कर दो। अब आपको मैं बता दूं, भारत में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, 75% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी भी कोयले से प्रोड्यूस होता है। तो हम तो कोयले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ऑल्दो हम रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कोयले पर हम अपनी निर्भरता नहीं हटा सकते। तो इसलिए हमने यहां पर दुनिया को यह कहा कि आप सिर्फ कोयले पर क्यों फोकस करो? क्या पोल्यूशन क्रूड ऑयल से नहीं होता है? क्या पोल्यूशन गैस से नहीं होता है? तो आपको ओवरऑल फॉसिल फ्यूल के ऊपर फोकस करना है, ना कि आप स्पेसिफिकली कोयले को टारगेट करोगे। तो यहां पर भारत ने, पिछला वाला जो COP27 था, पहला देश था भारत जिसने फॉसिल फ्यूल एज अ होल उसके फेस डाउन की बात कही थी, और कहीं ना कहीं भारत की बात जो है इस बार के COP में इनकॉर्पोरेट की गई है। हाँ, यह बात अलग है कि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं दिया गया है कि कब तक होगा, क्या होगा, यह थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन कम से कम पहली बार फॉसिल फ्यूल को जो है फ्रेमवर्क के अंदर डाला गया है। चलो इसको और थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं COP28 को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या थी, कि क्या क्या यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये होगा वो होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे, मतलब कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर हुआ करता था, उससे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना जाएं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, राइट। और इसलिए जो इस बार का COP28 का मेन एजेंडा था वो था ग्लोबल स्टॉक टेक को
कवर करना, जीएसटी। अब देखो इसको समझो होता क्या है, आपको याद होगा ना कॉप 21 हुआ था पेरिस में, जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। तो उसमें यहां पर जीएसटी की चर्चा हुई थी और यह कहा गया था कि 2023 में पहली बार जीएसटी यहां पर इंप्लीमेंट होगा। अब जीएसटी इंप्लीमेंट होने का मतलब ये नहीं है जो भारत में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं वो नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, दैट इज ग्लोबल स्टॉक टेक। इसका मतलब ये होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, मतलब अभी तक हमने क्या किया है, क्या हम तैयार हैं कि नहीं, और आगे उससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर यह बोला गया था कॉप 21 में कि पहली बार जीएसटी 2023 में यहां पर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है और आगे क्या करना है, और हर 5 साल में जीएसटी ये जो है लागू होगा। जीएसटी मतलब वही कि देखना कि पूरे दुनिया में अभी तक हमने क्या किया और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो कॉप 28 का एक मेन एजेंडा ये था, दैट इज ग्लोबल स्टॉक टेक जो है कैरी आउट करना, कि कितना हुआ है और क्या करना है। और साथ ही साथ यहां पर कॉप 28 में यह भी कहा जा रहा था कि यहां पर अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ये एक सही समय है, अगर हमने अभी इसको नहीं रोका तो हम आगे कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको एक चीज समझना है कि 2023 आप किसी भी आंकड़े को देख लो, इसमें साफ दिखा है कि 2023 अभी तक का पूरे इतिहास का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कई महीनों में नए टेम्परेचर रिकॉर्ड्स बने हैं। अभी तक का पूरा जो साल रहा है ना, उसमें कम से कम 80 दिन ये था, 80 डेज ऐसा था जहां पर हमारा जो टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तो आप सोच सकते हो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा होते जा रहा है और इसकी वजह से कितना नुकसान होगा फ्यूचर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन क्या थी, लेकिन आउटकम क्या निकला। देखो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि कॉप 28 में भले ही यहां पर फ्रेमवर्क वगैरह साइन किया हो, लेकिन कोई बहुत अद्भुत वाला जो हम आउटकम कहते हैं ना, वो अभी भी सामने निकल कर नहीं आया है। जैसे कि मैंने आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया कि पहली बार 30 सालों में फॉसिल फ्यूल को फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन क्या कोई टारगेट सेट किया गया है? क्या यह बोला गया है देशों को कि जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है उसको 2040 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, कोई भी यहां पर टारगेट नहीं है। बस यह बोल दिया गया है कि धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को हमें हटाना है, लेकिन कब हटाना है, कौन सा देश कितना हटाएगा, यह सबका कोई भी टारगेट सेट नहीं किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसके अलावा यहां पर एक अच्छी बात यह हुई है, दैट इज वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए, देशों के लिए फंड जुटाना। अब देखो इसमें भी कई सारी चीजें हैं। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार यहां पर जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। ये वाले कॉप 28 में पहली बार ये लॉस एंड डैमेज फंड, और ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या होगा, बेसिकली जैसे आइलैंड कंट्रीज हो गए, छोटे छोटे टापू वाले देश है ना, वहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, सी राइज हो रहा है और उनका जो जमीन है वो लॉस होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट कैसे किया जाए, उनको फंड प्रोवाइड किया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करना ये किया गया है, और इसकी वजह से यहां पर कई देशों ने मिलकर $800 मिलियन ये जुटाने का निर्णय लिया। अब आप कहोगे $800 मिलियन ठीक ठाक अमाउंट होता है, बट एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये ठीक ठाक अमाउंट नहीं है, ये बहुत कम है, इट इज जस्ट पीनट। इनफैक्ट जो एक्चुअल में यहां पर डिसाइड किया गया था पहले कॉप 21 में, पेरिस वाले में, उसमें था $100 बिलियन हर साल जुटाया जाएगा, लेकिन $100 बिलियन, $1 बिलियन भी नहीं है, इट इज जस्ट $800 मिलियन। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एटलीस्ट चलो इसकी शुरुआत तो हुई है, ये आप कह पाओगे, ठीक है। फिर यहां पर भारत की कौन कौन सी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। देखो एक तो क्या है कि जो G20 का समिट हुआ था, आपको याद होगा भारत की प्रेसिडेंसी थी, नई दिल्ली में बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए थे, तो वहां पर हमने ये कहा था कि 2030 तक हम चाहते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल किया जाए। हर एक देश जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी इस समय प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम ट्रिपल बनाएं, ताकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इससे हम ज़्यादा यूज़ करें। और उसी चीज़ को अब यहाँ पर जो कॉप 28 है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, और सभी देशों को बोला गया है कि यहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करिए, आपकी जो भी कब तक, 2030 तक। तो इसमें टाइमलाइन सेट किया गया है, और इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है और पूरे दुनिया का जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी अगर उसको हम ट्रिपल कर देते हैं, तो करीब करीब 7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप सोच सकते हो, ये हम
एनवायरनमेंट से मतलब हम रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कितना भी आप प्रयास कर लीजिए बाकी चीजों से, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे वो है रिन्यूएबल एनर्जी को जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे। तो ये जो ट्रिपलिंग है ग्लोबल टारगेट का, अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि मान लो कोई देश अगर अचीव नहीं करता है तो उस केस में उस देश के ऊपर क्या कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, इसको लेकर कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आपको याद हो COP28 में पीएम मोदी स्टार्टिंग में गए थे और उन्होंने चीजों को इनॉग्रेट किया था, उन्होंने भाषण भी दिया था और उन्होंने अपने जो अनाउंसमेंट किया था उसके अंदर यहां पर कुछ चीजें बोली थी और वो था आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब आपको पता ही है पीएम मोदी कई बार जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो वो अक्सर इस चीज का जिक्र करते हैं, सस्टेनेबल कंजम्पशन। मतलब हम कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम जो रह रहे हैं, जैसे भी चीजें कर रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, चाहे जितनी भी चीजें, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लाइमेट को नुकसान कर रहे हो। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक वगैरह जितनी चीजें हैं उसको बार बार रिसाइकिल करना, सस्टेनेबल प्रोडक्शन पैटर्न हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो भारत ने हाईलाइट की थी उसको COP28 के अंदर इंक्लूड किया गया। ये एक अच्छी बात है। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके कई सारे डबल स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको समझना है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारा ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एमिशंस है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया है, जिसका भुगतान आज के डेट में जो गरीब देश है उनको करना पड़ा है। तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर सामने आए और चीजों को सपोर्ट करें। लेकिन क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप यूएस देखोगे तो दुनिया में जितना भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है उसका 25% अकेले यूएस के द्वारा किया जाता है। दुनिया में जितना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 15% अकेले यूएस करता है। इनफैक्ट यही नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली ऑयल एंड गैस के जो लीज हैं उसको, ऑफशोर जो ऑयल एंड गैस के लीज हैं उसको अप्रूव कर दिया है। और डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था हम $100 बिलियन हर साल जुटाएंगे देने के लिए, लेकिन क्या वो हुआ? अभी तक नहीं हुआ। तो ये आपको डबल स्टैंडर्ड दिखाता है डेवलप्ड कंट्रीज का। इसके अलावा चाइना की बात करें, ये सबसे बड़ा एलिफेंट है रूम में। एलिफेंट कहने का मतलब यह है कि हमें चाइना को टैकल करने की जरूरत है। कैसे? देखो, अगर आप दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो अमेरिका और चाइना ही करते हैं। चाइना 25% एमिशन जो है वो करता है पूरी दुनिया का। तो अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव करना है तो चाइना को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन क्या चाइना में जिम्मेदारी ली? COP28 में नहीं ली। यहां पर उसने साफ साफ नकार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। फिर इसके साथ साथ अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, यहां पर COP28 जो फ्रेमवर्क है कम से कम वो अडॉप्ट किया गया। ऐसा लग रहा था शायद ये अडॉप्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो एटलीस्ट अडॉप्ट किया गया और कुछ चीजें यहां पर बेहतर तरीके से हुई हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्रोविजन। जो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए डेवलप कंट्रीज को वो नहीं कर पाए। अब देखते हैं दुनिया किस तरह से आगे चलेगी, क्या होगा। अगेन यहां पर क्रिटिसिज्म भी ये बार बार आता है कि ये जो COP28, COP27 इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अल्टीमेटली क्या है कि लोग एसी में आते हैं, बैठते हैं, 10 दिन बातचीत करते हैं, लेकिन कोई ठोस यहां पर निर्णय अभी तक नहीं लिया जाता। और कुछ वैसा ही इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एनवायरमेंट से रिलेटेड? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच लेना हो एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।